बहुत समय पहले की बात है। सुखवंत नाम का एक छोटा सा सुंदर और हरा भरा गांव था, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हर समय हवा में घुली रहती थी। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी मगर साफ सुथरी झोपड़ी में जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। जानकी अत्यंत सरल हृदय और मेहनती स्वभाव की थी। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई और जहन में चिंतन की संघर्षों की लकीरें साफ झलकती थी। जानकी के दो बेटे थे, जिन पर उसे बहुत गर्व था। जब वे छोटे थे, तब वे अपने हाथों से सिले कपड़ों से मिलने वाले थोड़े बहुत पैसे जोड़कर उनकी परवरिश करती थी। उसने कई रातें बिना खाए बिताई, लेकिन अपने बेटों की ज़रूरतों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। फिर एक दिन जब वे जवान हुए, तो बेहतर जीवन की तलाश में शहर की ओर निकल पड़े। जाते समय उन्होंने वादा किया था, माँ, हम जल्दी ही लौटेंगे, तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेंगे। लेकिन समय बीतता गया, मौसम बदलते गए और जानकी की आंखें अपने बेटों की राह तकते तकते थक गई। वे कभी नहीं लौटे। अब जानकी अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वे दिन भर गांव वालों के कपड़े सिलती और रात को अपनी झोपड़ी में भगवान से अपने बेटों की कुशलता की प्रार्थना करती। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरा गांव उसका बहुत सम्मान करता था। गांव के लोग उसकी खूब सेवा करते, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। कभी कोई उसके लिए खाना लाकर रख जाता, तो कभी कोई उसे चाय बनाकर पिला देता। गांव के बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते और उसकी झोपड़ी के पास आकर खेलते। जानकी के जीवन में संघर्ष जरूर था, लेकिन उसमें एक अनोखी गरिमा और धैर्य था। उसकी आंखों में आज भी उम्मीद की एक किरण थी। शायद एक दिन उसके बेटे लौट आए, शायद एक दिन उसकी झोपड़ी की चौखट पर कोई पुकार लगाए, माँ। गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें सुखवंत गांव की पगडंडियों पर बिखरने लगी थी। गांव के बच्चे पेड़ों के नीचे खेल रहे थे और महिलाएं अपने कामों में व्यस्त थी। जानकी काकी की झोपड़ी से उस दिन कुछ अलग ही खुशबू आ रही थी। गुड़ और चावल की मीठी महक, जिसने पास से गुजरने वालों का ध्यान खींच लिया। कमला, जो गांव की एक सीधी सादी औरत थी, उसी रास्ते से गुजर रही थी। उसने जब वे भीनी भीनी सुगंध महसूस की, तो वह रुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे काकी, आज तो तुम्हारे घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? जानकी काकी, जो लकड़ी के चूल्हे पर खीर पका रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, क्या बताऊं, बहुत दिनों से खीर खाने का मन था, पर घर में सामान ही नहीं था। आज किसी तरह थोड़ा बहुत जुटाया तो सोचा बना ही लूं। कमला ने झांक कर देखा। काकी के छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर खीर की पतीली रखी थी, जिसमें से भाप उठ रही थी और उसकी मीठी खुशबू पूरे आंगन में घुली हुई थी। तब वे बोली, अच्छा तो फिर मुझे भी चखने को मिलेगा? कमला ने हंसते हुए जानकी काकी से कहा। जानकी काकी ने हौले से मुस्कुराकर कटोरी में खीर परोसी और उसे देते हुए बोली, ले बेटा, तू भी खा और अपने बच्चों को भी खिला देना। गरीब की खीर है, लेकिन सच्चे मन से बनाई है। कमला ने खीर का पहला कोर खाया और फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया,
उसने कपड़े की पोटली खोलते हुए कहा, काकी, मैं असल में कुछ कपड़े सिलवाने आई थी। जानकी काकी ने सिर हिलाया। अच्छा बोल, कौन कौन से कपड़े सिलवाने हैं? कमला ने चटाई पर बैठते हुए कहा, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, वहीं जाने के लिए ये कपड़े सिलवाने हैं। बस समय से सिल देना काकी। काकी बोली, हाँ हाँ बेटा, हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। काकी ने आश्वासन दिया और फिर कटोरी में थोड़ी और खीर डाल दी। कमला खीर खाते खाते अचानक गंभीर हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, काकी, तुम्हारा जीवन भी कितना कठिन है। कभी कभी तो खीर बना लेती हूँ, लेकिन कई दिन ऐसे भी होते हैं जब तुम्हारे घर का चूल्हा तक नहीं जलता। जानकी काकी हल्की हंसी हंस दी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक उदासी झलक गई। उसने कटोरी की ओर देखते हुए कहा, क्या करूं बेटा, किस्मत में जो लिखा है वही तो जीना पड़ेगा। कमला ने कुछ सोचते हुए कहा, काकी, तुम्हारा पति तो तुम्हें 2 बच्चों के सहारे छोड़कर चला गया और बच्चे बड़े होते ही तुम्हें अकेला छोड़कर शहर चले गए। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। जानकी काकी ने कमला के हाथ पर प्यार से हाथ रखा और बोली, बेटा तू क्यों दुखी होती है? मेरे लिए यह तो मेरी अपनी तकदीर है। कमला को काकी के शब्दों में एक गहरा दर्द महसूस हुआ। उसने झिझकते हुए सुझाव दिया, काकी, आप हमेशा अपने मायके की तारीफ करती हो, क्यों ना आप वहाँ चली जाओ, कम से कम आपकी बाकी जिंदगी तो सुकून से कटेगी। जानकी काकी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में पुरानी यादों की परछाइयां तैरने लगी। उसने लंबी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, बात तो तू सही कह रही है बेटा, पर इतने सालों में मायके से कोई मुझसे मिलने तक नहीं आया, तो क्या वे अब मुझे अपनाएंगे? कमला ये सुनकर भीगी आंखों से उठ खड़ी हुई। जाते जाते उसने कहा, अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। जानकी काकी बस उसकी ओर देखती रही। कमला के जाने के बाद काकी अपनी चटाई पर बैठ गई। उसने सिलाई का सामान निकाला और धीरे धीरे कपड़े सिलने लगी। लेकिन आज उसका मन पूरी तरह से काम में नहीं लग रहा था। सुई हाथ में थी, धागा भी सही जगह चल रहा था, लेकिन उसकी सोच कहीं और भटक रही थी। मायके जाना कितनी खुशी की बात होती है। उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। उसे अपना मायका याद आने लगा। बचपन की हंसी ठिठोली, आंगन का नीम का पेड़, माँ की ममता और भाइयों का स्नेह। जब से उसकी शादी सुखवंतपुर में हुई थी, वह पूरी तरह यहीं की होकर रह गई थी। मायका बस यादों में ही रह गया था। कभी कभी उसके मन में ये सवाल उठता, क्या अब भी मायके वाले मुझे उसी प्यार से अपनाएंगे? लेकिन आज उसका मन किसी और ही दिशा में जा रहा था। अचानक उसके भीतर एक नई उमंग जाग उठी। क्यों ना इस बार मैं भी मायके की यात्रा पर निकल जाऊं? सोचते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उसे लगा जैसे वर्षों की उदासी आज कहीं छुप गई हो। वह सोचने लगी, मुझे देखकर मेरे भाई भाभी कितने खुश होंगे। इतने सालों बाद जब मैं मायके की चौखट पर कदम रखूंगी तो सब कितने आश्चर्य में पड़ जाएंगे। शायद माँ की बनाई हुई वही गुड़ वाली रोटी खाने को मिले, शायद भाई फिर से मुझे छेड़े और शायद भाभी स्नेह से मेरा माथा चूम ले। ये सोचते ही उसके हाथ तेजी से चलने लगे। उसने जल्दी जल्दी कमला का काम खत्म किया और अपने मायके जाने की तैयारी में जुट गई। रास्ता बहुत लंबा होगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा सामान लेकर जाना होगा, जिससे रास्ते में कोई समस्या ना आए। जानकी काकी ने अपनी छोटी सी गठरी में अपना सामान बांध लिया। कुछ कपड़े
और थोड़ा सा खाना और कुछ ज़रूरी चीज़ें। उसने अपनी पुरानी साड़ी को अच्छी तरह संभाल कर पहना, माथे पर आंचल टिकाया और भगवान का नाम लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए वे कमला के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, अरे कमला, सुन, बाहर तो आ। अंदर से बर्तनों की हल्की खनखनाहट की आवाज आई और कुछ ही देर में कमला बाहर निकली और बोली। काकी को भारी गठरी के साथ देखकर वह चौंक गई। अरे काकी, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी, और ये इतना सारा सामान? जानकी ने मुस्कुराते हुए कमला की ओर गठरी बढ़ाई। ये ले तेरे कपड़े, तैयार हो गए। कमला ने कपड़े तो पकड़ लिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अरे वे तो ठीक है काकी, लेकिन तुम खुद कहाँ जा रही हो? जानकी ने साड़ी का पल्ला कंधे पर ठीक किया और हल्की हंसी के साथ बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ बेटा, धर्मपुर। कुछ दिन में लौट आऊंगी। कमला ये सुनकर चौंक गई। धर्मपुर? काकी, वे तो बहुत दूर है, और फिर उस रास्ते में ठग और डाकू भी तो है। आप अकेली कैसे जाओगी? जानकी ने आंखों में आत्मविश्वास भरकर कहा, अरे कमला, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। जितना जीवन तूने देखा है उससे कहीं ज़्यादा मैंने देख लिया है। चिंता मत कर, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। कमला को अब भी चिंता हो रही थी, लेकिन काकी की दृढ़ता को देखकर उसने और कोई सवाल नहीं किया। उसने आगे बढ़कर काकी की गठरी को ठीक किया और कहा, ठीक है काकी, लेकिन अपना ध्यान रखना, रास्ते में किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। और हाँ, जब मायके पहुँचो तो मुझे याद करके ज़रूर खत लिख देना कि वहाँ कैसे दिन कट रहे हैं। जानकी मुस्कुराई, अपना पल्लू ठीक किया और कमला के सिर पर स्नेह के साथ हाथ फेर कर बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। कमला ने काकी को जाते हुए देखा। जानकी धीरे धीरे गांव की पगडंडियों पर बढ़ने लगी। सामने लंबा रास्ता था, एक अजनबी सफ़र, अनगिनत चुनौतियाँ, लेकिन एक नई उम्मीद भी हर कदम के साथ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। क्या मायका अब भी उसे वैसे ही गले लगाएगा जैसे पहले? क्या भाभी अब भी उसे वैसे ही अपनाएगी? लेकिन इन सब सवालों को पीछे छोड़कर वह आगे बढ़ती रही। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई शुरुआत की रोशनी। दोपहर का समय था, सूरज आग बरसा रहा था और जानकी काकी का हर कदम अब भारी पड़ने लगा था। पैरों में हल्की थकान, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। चलते चलते उसने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, घना और छायादार। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी, मानो किसी थके हुए मुसाफिर को अपनी बाहों में समेटने के लिए आतुर। अरे वाह, कितनी ठंडी छांव है, यहीं थोड़ी देर सुस्ता लूं, फिर आगे बढ़ूंगी। धीरे धीरे उस पेड़ की ओर जानकी काकी बढ़ गई। उसने अपनी गठरी नीचे रखी, आंचल से माथे का पसीना पोंछा और चैन की सांस ली। उसी बरगद की जड़ों के पास पहले से दो आदमी बैठे थे, वीरू और भोला। ये दोनों जाने माने ठग थे, जो अकेले यात्रियों को बहला फुसलाकर उनका सामान हड़प लिया करते थे। जैसे ही उन्होंने जानकी को आते देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। वीरू ने भोला के कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया, अरे भोला, देख तो, सामने से एक बुढ़िया आ रही है और उसके पास तो ढेर सारा सामान भी है। भोला ने भी नजरें घुमाई
और सिर हिलाकर बोला, हाँ भाई, अगर हम इसे बातों में उलझा कर इसका सामान उड़ा लें तो खूब फायदा होगा। वीरू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। लगता है यहीं आ रही है, बस इसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाना होगा। दोनों ठग अपनी जगह पर तनकर बैठ गए, जैसे वे सीधे सीधे राहगीर हों। बरगद की छांव में बैठी जानकी काकी अपनी थकान मिटा ही रही थी कि तभी वीरू और भोला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। दोनों के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चालाकी झलक रही थी। वीरू ने बड़े मीठे स्वर में कहा, अरे काकी, इतनी धूप में अकेले कहाँ जा रही हो? जानकी ने नजर उठाकर दोनों को देखा। वे अजनबी थे, लेकिन मुस्कान ऐसी थी जैसे वर्षों पुरानी जान पहचान हो। फिर भी जीवन के अनुभव से काकी ने बहुत कुछ सीखा था कि हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। फिर भी बोली, बेटा, मैं धर्मपुर जा रही हूँ, मेरा मायका वहीं है। काकी ने धीरे से जवाब दिया। भोला चौंकने का नाटक करते हुए बोला, अरे वाह, लगता है कई सालों बाद मायके जा रही हूँ। जानकी हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, बहुत समय हो गया, अब सोचा कि कुछ दिन अपनों के साथ बिताऊं। वीरू ने तुरंत बात लपक ली, अरे क्या संयोग है, हम भी धर्मपुर ही जा रहे हैं। सफ़र लंबा है तो सोचा था कि थोड़ा आराम कर ले। जानकी ने दोनों को गौर से देखा। कपड़े मैले थे, लेकिन बातों में अजीब सी चापलूसी भरा अपनापन था। भोला ने सिर हिलाते हुए कहा, काकी, वैसे इतनी दूर अकेले जाना ठीक नहीं है। इस रास्ते पर बहुत से ठग और डाकू घूमते रहते हैं, कोई सामान छीन ले तो? वीरू ने सिर हिलाकर हामी भरी, हाँ काकी, ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप हमारे साथ चलें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। जानकी ने ठगों के इरादे भाप लिए थे। उनके चेहरे की झूठी चिंता एक दूसरे को देखकर दी गई हल्की मुस्कान और जबरन भरोसा दिलाने की कोशिश, ये सब उसकी नज़रों से बच नहीं सका। उसने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, अच्छा बेटा, जब आप दोनों कह रहे हो तो मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। इसी बहाने मेरे सामान की सुरक्षा भी हो जाएगी। वीरू और भोला ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई और बोले, हाँ हाँ काकी, हमारे होते हुए आपको अपने सामान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीरू ने कहा। भोला हंसते हुए बोला, बस हमारे साथ मज़े से चलिए, हम आपको आराम से धर्मपुर पहुंचा देंगे। दोनों ठग वीरू और भोला मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे और पूरी तरह से संतुष्ट थे कि ये बूढ़ी औरत उनके जाल में फंस चुकी है। वे जानकी के साथ चलने के लिए साथ साथ लग गए, लेकिन उनकी असली नज़र तो उस बुढ़िया के सामान पर थी। वे बस सही मौके की तलाश में थे। थोड़ी देर बाद जब जानकी ने अपनी गठरी उठाई और आगे बढ़ने को तैयार हुई तो वीरू ने तुरंत उसे टोक दिया, अरे काकी, आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, हमें ही दे दो, आपका सामान हम उठा लेंगे। भोला ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी, हाँ काकी, सफ़र बड़ा लंबा है, इससे आपको थकान हो जाएगी। जानकी ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। वे जानती थी कि वे ये सब उसकी मदद के लिए नहीं, बल्कि उसके सामान पर हाथ साफ करने के इरादे से कर रहे थे। वह बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, ये सामान कुछ खास नहीं है, इसे तो मैं ही उठा लूँगी। वीरू और भोला ने एक दूसरे को देखा, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर वीरू ने नकली हंसी के साथ कहा, काकी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे
कि हम आपका सामान लेकर भाग जाएंगे। जानकी ने एक गहरी सांस ली और अपनी गठरी को थोड़ा कस कर पकड़ा। उसने ऐसी मासूमियत से जवाब दिया कि दोनों ठग थोड़ा असमंजस में पड़ गए। अरे नहीं बेटा, तुम लोग तो बहुत अच्छे जान पड़ते हो, लेकिन ये गठरी तो मेरे लिए कुछ खास नहीं है। असली सामान तो मैं अपने मायके से लेने जा रही हूँ। अब ठगों की जिज्ञासा बढ़ गई। भोला ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, अच्छा, ऐसा क्या लेने जा रही हो काकी आप? जानकी ने बड़ी सावधानी से अपनी बात आगे बढ़ाई। बेटा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे भाइयों ने मुझसे कहा था कि 40 साल बाद हम अपने पुश्तैनी धन का बंटवारा करेंगे। तब मुझे भी अपने हिस्से का सोना चांदी मिलेगा। अब वही लेने के लिए मैं मायके जा रही हूँ। वीरू और भोला के चेहरे पर चमक आ गई। उनके लिए ये सुनहरा मौका था। वे बोले, अच्छा अच्छा, तो ये बात है, बहुत बढ़िया। फिर तो आपको सच में किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आखिर सोना चांदी कोई हल्की चीज़ तो होती नहीं। वीरू ने बड़ी चालाकी से कहा। भोला ने तुरंत बात जोड़ी, हाँ काकी, हम आपके साथ रहेंगे जब तक आप अपने हिस्से का खजाना लेकर नहीं आ जाते। हम आपकी मदद करेंगे। जानकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। चलो बेटा, फिर चलते हैं। जानकी काकी अपनी चालाकी से वीरू और भोला को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गई थी, लेकिन दोनों ठग मन ही मन कुछ और ही योजना बना रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक भोला ने वीरू का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे वीरू, तूने उस बुढ़िया को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? हम तो अभी उसका सामान लूट सकते थे। वीरू हल्का मुस्कुराया, जैसे उसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा हो। उसने भोला के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोला, अरे भोला, तुझे समझ नहीं आता? अभी उसके पास कुछ खास नहीं है। वे खुद कह रही है कि अपने मायके से सोना चांदी लेने जा रही है। अगर हम अभी उसे लूटेंगे तो बस पुराने कपड़ों और 2-4 बर्तन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब वे अपने हिस्से का खजाना लेकर लौटेगी, तब उसे लूटने का असली मजा आएगा। भोला ने कुछ सोचा, फिर सिर हिलाकर बोला, हाँ भाई, बात तो तेरी सही है, लेकिन तू ये भूल गया कि हम अभी अभी धर्मपुर के जमींदार के घर से चोरी करके निकले हैं। वे तो हमें हर तरफ ढूंढ रहा होगा। अगर उसके आदमियों के हाथ लग गए ना, तो केवल चोरी का ये माल हाथ से चला जाएगा, बल्कि हमारी जान भी मुश्किल में पड़ जाएगी। वीरू ने भोला की ओर देखा और हंसते हुए बोला, अरे भोला, तू इतना क्यों डर रहा है? जमींदार ने हमें चोरी करते हुए देखा नहीं ना, तो वे हमें कैसे पकड़ लेगा? भोला अभी भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन वीरू की बातों में उसे तसल्ली नजर आई। तो अब क्या करें? उसने पूछा। वीरू ने जानकी काकी की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो पहले इस बुढ़िया को भरोसा जीतते हैं। उसे लगना चाहिए कि हम उसके सच्चे साथी हैं। फिर जैसे ही वे अपने खजाने के साथ लौटेगी, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे जीवन भर याद रखेगी। भोला ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे तू फिक्र मत कर, बस बुढ़िया आगे ना निकल जाए। जल्दी चल, वीरू ने कहा, और दोनों ठग तेजी से जानकी काकी के पीछे बढ़ गए, इस उम्मीद में कि जल्द ही उनके हाथ बड़ा खजाना लगने वाला है। वीरू और भोला दोनों ठग जानकी काकी के साथ साथ चलते हुए आखिरकार धर्मपुर की सीमा पर पहुंच गए। लंबा सफर तय करने के बाद जानकी ने चैन की सांस ली और ठगों की ओर देखकर कहा, बेटा,
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सफ़र को आसान बना दिया। अगर आप लोग साथ ना होते तो शायद ये यात्रा इतनी आरामदायक नहीं होती। वीरू ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे काकी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। हम तो खुद भी इसी गांव में आ रहे थे, हमारी मंजिल भी यही थी। क्यों बोला? भोला तुरंत हामी भरते हुए बोला, हाँ हाँ, ये सही कह रहे हो, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं, पर आगे क्या करेंगे? जानकी ने गौर किया कि इस बार भोला के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने हल्के से पूछा, बेटा तुम दोनों पर परेशान क्यों लग रहे हो? वीरू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताए काकी, हम दोनों धर्मपुर काम की तलाश में आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ कौन हमें काम देगा और हमें कोई सहारा मिलेगा। भोला ने सिर हिलाते हुए कहा, इसने सही कहा काकी, अब तक तो सफ़र में मस्त थे, लेकिन अब आगे की चिंता हो रही है। जानकी ने दोनों की चालाकी को महसूस कर लिया था, फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक किया और अपने चेहरे पर आत्मीयता का भाव लाते हुए कहा, अरे भोला, तू चिंता क्यों कर रहा है? तुम्हारी काकी है ना, मेरे मायके में कई जान पहचान वाले हैं, कोई न कोई काम तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। वीरू की आंखों में चमक आ गई। उसने भोला को हल्की सी कोहनी मारी और बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि काकी हमारी मदद ज़रूर करेगी। भोला भी थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ काकी, अब तो हमें धर्मपुर में कोई चिंता नहीं। जानकी ने धीरे से मुस्कान दबाई। वे जानती थी ये ठग उसकी भोली सूरत को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो मेरे साथ, जानकी ने कहा, और फिर वीरू और भोला खुशी खुशी उसके पीछे हो गए। जानकी जब अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके कदम अनायास ही ठिठक गए। जिस घर को वह छोड़कर गई थी वह अब एक शानदार हवेली में बदल चुका था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े खंभे, आंगन में लगा सुंदर फव्वारा, सब कुछ पहले से कई गुना भव्य लग रहा था। जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसके भाई और भाभी की नज़र उस पर पड़ी। दोनों की आंखें चमक उठी। अरे बहन, तू इतने सालों बाद आई है, ये तो बड़ा सुखद आश्चर्य है। भाई ने आगे बढ़कर जानकी को गले से लगा लिया। जानकी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखकर हंसते हुए कहा, क्या बात है भैया, मेरा छोटा सा घर अब तो पूरी हवेली बन गया है, इतनी समृद्धि कैसे आ गई? भाभी मुस्कुरा कर बोली, समय के साथ सब बदलता है, जी जान की मेहनत और किस्मत ने हमारा साथ दिया, और देखो आज हमारा घर कितना बड़ा हो गया है। तभी भाई की नज़र वीरू और भोला पर पड़ी। दोनों ठग सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कि बहुत सीधे साधे लोग हों। और ये दोनों कौन हैं? बहन तेरे बेटे? भाई ने उत्सुकता से पूछा। जानकी ने सिर हिलाया, नहीं भैया, ये तो मुझे रास्ते में मिले थे, बेचारे काम की तलाश में हैं, तो मैंने सोचा कि अपने घर में इनका कुछ बंदोबस्त करवा दूं, खेतों पर कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। भाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया, ठीक है बहन, तू अंदर चल, मैं इनके रहने की व्यवस्था करवा देता हूँ, खेतों में भी काम मिल जाएगा। जानकी मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। वीरू और भोला ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब वे इस घर में आसानी से अपनी जगह बना लेंगे और सही वक्त आने पर अपना असली खेल खेलेंगे। भाई ने दोनों को गौशाला के पास एक कमरा दे दिया जहां वे रह सकते थे। वीरू और भोला को लगा कि ये एक मामूली ठिकाना है, लेकिन वे संतुष्ट थे अभी के लिए। यही सब जब
खजाना हाथ लग जाएगा तब तो ये हवेली भी अपनी हो सकती है। अगली सुबह जानकी अपने गांव की गलियों में घूमने निकली। बरसों बाद अपने मायके की मिट्टी को महसूस करने का सुख कुछ अलग ही था। रास्ते में उसे पुराने परिचित मिले, बचपन के दोस्त मिले और कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा उठी। तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, रामलाल काका। अरे जानकी, तू कब आई? जानकी खुश होकर बोली, बस कल ही आई काका। आप बताइए, कैसे हैं आप? रामलाल की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इन दिनों परेशान हूँ। जानकी चौंकी। क्यों, क्या हुआ काका? रामलाल ने दुखी स्वर में कहा, कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हो गई। चोर मेरी बहुत सारी कीमती चीजें उठा ले गए। बहुत मेहनत से बनाई गई संपत्ति चली गई। लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? मेहनत फिर से करूँगा और फिर से कमा लूँगा। जानकी को बहुत दुख हुआ। उसने संतावना देते हुए कहा, अरे काका, ये तो बहुत बुरा हुआ। काका, किसी पर शक है? रामलाल ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन छोड़ो, जो चला गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। फिर उसने जेब से एक सुनहरी अंगूठी निकाली और जानकी की हथेली पर रख दी। ये ले बेटी, ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक तोहफा। इतने सालों बाद आई हो, कुछ तो देना बनता है। जानकी अचकचा गई। अरे नहीं काका, इसकी क्या ज़रूरत है? रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, पिता का दिया हुआ तोहफा नहीं ठुकराते, रख ले। जानकी ने संकोच के साथ अंगूठी ले ली और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वे उस अंगूठी को ध्यान से देखती रही। ये अंगूठी कहीं देखी देखी लग रही है, लेकिन कहाँ? वह इसी सोच में डूबी खेतों के पास से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नज़र वीरू और भोला पर पड़ी। दोनों खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, जैसे वे बहुत सीधे साधे लोग हो। जानकी कुछ देर वहीं खड़ी होकर उन्हें देखती रही। तभी उसकी नज़र वीरू के हाथ पर गई। अरे ये क्या? वीरू के हाथ में भी उसी तरह की अंगूठी थी जैसे अभी अभी रामलाल काका ने उसे दी थी। तो ये बात है, ये दोनों चोर हैं। धर्मपुर में जो चोरी हुई थी वे इनका ही काम था। जानकी को गुस्सा भी आया और हंसी भी। वे समझ गई कि ये दोनों चोर अब उसके घर को लूटने की फिराक में हैं। लेकिन अब वे इन्हें रंगे हाथों पकड़कर ही दम लेगी। अब सवाल ये था कि इनसे चोरी की बात कैसे उगलवाई जाए। जानकी ने गहरी सांस ली और मन ही मन मुस्कुराई। तुम दोनों खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, लेकिन अब असली खेल मैं खेलूंगी। जानकी ने अपना पल्लू ठीक किया, चेहरे पर मुस्कान लाई और आगे बढ़ गई। जानकी जब अपने घर वापस आई तो उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अब समय आ गया है इन ठगों को उनकी असली जगह दिखाने का। वे चुपचाप वीरू और भोला के ठहरने की जगह पर गई और उनके सामान की तलाशी लेने लगी। जैसे ही उसने गठरी खोली, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अंदर भारी भरकम सोने चांदी के आभूषण, महंगे बर्तन और कीमती सामान भरे हुए थे। जानकी ने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाई। ये सारा सामान जमींदार के घर से चोरी किया गया था और ये दोनों खुद को मासूम मजदूर बनकर घूम रहे। इन्हें तो ऐसा सबक सिखाऊंगी। चुपचाप उसने गठरी को वापस उसी तरह रखकर बाहर आ गई। उसने तय कर लिया कि वह अब इन ठगों का पर्दाफाश कर रहेगी। इधर वीरू और भोला
दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे थे। हल चलाने और फसल काटने के काम से उनकी हालत खस्ता हो गई थी। पसीने से तरबतर वीरू थक कर बैठ गया और झुंझलाते हुए बोला, अरे भोला, अब तो मेरी कमर टूट गई। इतने दिन से इस बुढ़िया के साथ पड़े हैं, लेकिन हमने तो बंटवारे की कोई बात भी नहीं सुनी। ऊपर से ये बेकार का खेतों में काम। भोला भी कर्राते हुए बोला, हाँ भाई, लगता है ये बुढ़िया हमें बुद्धू बना रही है। हमें अब कुछ और करना पड़ेगा, वरना हम इसी तरह मेहनत करते रह जाएंगे और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। वीरू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक कहते हो, लेकिन हमें पहले ये तो पक्का करना होगा कि सच में कोई बंटवारा होने वाला भी है या नहीं। अगर कुछ मिलने वाला ही नहीं तो बेकार समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अब कुछ और सोचा जाए। भोला ने सिर हिलाया, हाँ सही कह रहे हो, चलो पहले कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर देखते हैं इस बुढ़िया का क्या करना है। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। ठंडी हवा चलते ही उनकी आंखें भारी होने लगी। तभी वीरू ने धीरे से कहा, सुन भोला, हम लोग इस बुढ़िया से सीधे ही पूछ लेंगे कि बंटवारे का क्या हुआ। अगर उसने कोई गोलमोल जवाब दिया तो समझ लेना कि हमारे साथ चालाकी कर रही है। फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। भोला ने कुटिल हंसते हुए कहा, हाँ वीरू, अब इसे ज़्यादा समय तक बुद्धू नहीं बना सकते। शाम ढल रही थी। आसमान हल्के नारंगी और बैंगनी रंग में रंग चुका था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वीरू और भोला के मन में धूर्तता की गर्मी भरी पड़ी थी। दोनों दिन भर की मेहनत के बाद थके हारे, लेकिन एक नए लालच के साथ जानकी के पास पहुंचे। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काकी, लगता है तुम हमें भूल ही गई। हम दोनों तो इतने दिनों से यहाँ खटक रहे हैं, लेकिन तुमने एक बार भी हमारी सुध नहीं ली। भोला भी सिर हिलाते हुए बोला, हाँ काकी, देखो तो खेतों में काम करके हम आधे हो गए, लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। जानकी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बेटा, माफ़ कर दो, इतने सालों बाद अपने मायके आई हूँ। पुराने लोग, पुरानी यादें, सब में इतनी खो गई, सच में कुछ और होश ही नहीं रहा। वीरू और भोला ने एक दूसरे को देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ काकी, तुम बहुत भोली हो, इसलिए तुम हमारे साथ साथ कुछ और भी भूल गई। जानकी ने झूठ मूठ चौंकने का अभिनय किया, अच्छा, और क्या भूल गई मैं? भोला ने नकली मासूमियत से कहा, अरे काकी, तुम अपना हिस्सा भूल गई। तुम यहाँ अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने आई थी, याद है ना? जानकी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, अरे हाँ, मेरा हिस्सा तो मैंने अपने भैया से बात कर ली है। वीरू और भोला ने तुरंत चौंक कर पूछा, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? आपके भैया ने क्या जवाब दिया? जानकी ने दुखी चेहरा बनाकर जवाब दिया, मेरे भैया ने कहा उन्होंने तो बहुत पहले ही बंटवारा कर लिया था, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। भोला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे काकी, तुम्हारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। तुम्हारे हिस्से की ज़मीन, धन दौलत सब हड़प लिया गया और तुम बेचारी चुपचाप मान भी गई। जानकी ने आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे भैया ऐसे नहीं है। उन्होंने मेरे हिस्से का सोना चांदी जंगल में एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया था। उन्होंने कहा कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं वहाँ से जाकर निकाल सकती हूँ। वीरू और भोला की आंखें चमक उठी। वे अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठे, लेकिन चेहरे पर चिंता का नाटक करते हुए बोले, ओह ऐसा है, तो फिर तुमने अभी तक भी सोना चांदी निकाला क्यों नहीं? जानकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे बेटा,
अब इस उम्र में जंगल जाकर खुदाई करना क्या आसान बात है? जब कभी ज़रूरत होगी तब सोचूंगी। वीरू ने फौरन भोला को कोहनी मारी और बोला, अरे काकी, हम दोनों तो है ना, तुम कहो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम्हें खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। जानकी ने धीरे से सिर हिलाया और धीरे धीरे बोली, हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। ये बात सिर्फ हम तीनों तक ही रहनी चाहिए। दोनों ठगों ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। अरे नहीं काकी, हम किसी को नहीं बतलाएंगे। ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगा। वीरू और भोला गौशाला के पास बने अपने ठिकाने पर पहुंचे। रास्ते भर उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। आखिरकार उन्होंने उस बूढ़ी औरत से उसके छिपे हुए खजाने का राज उगलवा ही लिया था। अब बस थोड़ी ही देर में वे मालामाल होने वाले थे। जैसे ही वे अपने ठिकाने पर पहुंचे, वीरू ने उत्सुकता से फुसफुसाना शुरू किया। भोला ने सिर हिलाया, हाँ भाई, लेकिन पहले हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हमारा चोरी का सामान ठीक से रखा या नहीं। आखिर जमींदार के आभूषण बहुत कीमती है। वीरू हंसा और लापरवाही से बोला, अरे हमारे ऊपर शक करेगा कौन? इस गांव में हमें कौन जानता है? फिर भी देख लेते हैं। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी गठरी खोली, लेकिन जैसे ही उनके हाथ अंदर गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ये क्या? वीरू की आवाज़ कांप उठी। भोला ने गठरी को पूरा उलट दिया। आभूषण और सोने चांदी की जगह सिर्फ पत्थर पड़े थे। दोनों को जैसे जोर का झटका लगा हो। ये कैसे हो सकता है? वीरू ने घबराते हुए कहा। भोला ने पसीना पोंछते हुए इधर उधर देखा और बुदबुदाया, किसी ने हमें लूट लिया। लेकिन ये सब हुआ कब? वीरू गुस्से से बोला, हम तो हर वक्त अपने सामान के साथ ही थे। कोई हमारे ठिकाने में कैसे घुस सकता है? भोला सोच में पड़ गया, फिर धीरे से बोला, कहीं इस बूढ़ी औरत का ही कोई खेल तो नहीं? वीरू का चेहरा लाल हो गया। हाँ, हो सकता है, बहुत चालाक लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हमारा पुराना चोरी का सामान गया तो क्या? अब हमारे पास असली खजाने का पता है। भोला ने सिर हिलाया। सही कहा भाई, बस आज रात का इंतजार करो। जैसे ही गांव वाले सो जाएंगे, हम चुपचाप जंगल जाएंगे और बरगद के पेड़ के नीचे गड़ा हुआ सोना निकाल लेंगे। वीरू की आंखों में लालच की चमक लौट आई और फिर इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। माला माल होकर यहाँ से चले जाएंगे। जानकी खिड़की के पीछे से उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि वीरू और भोला चोरी का सोना खोने के बाद बौखलाए हुए थे, बेचैन थे, लेकिन उनका लालच अब भी जिंदा था। उन्हें अब भी उस खजाने की आस थी जो जंगल में बरगद के नीचे दफन था। जानकी समझ चुकी थी कि अब समय आ गया है, अब इस खेल का अंत होना ही चाहिए। वह चुपचाप अंदर चली गई और कुछ देर बाद पूरे गांव में उसकी चीख पुकार गूंजने लगी। हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे भगवान, ये भी कोई उम्र थी जाने की। उसकी आवाज़ सुनकर वीरू और भोला चौंक गए। वे भागते हुए उसके पास आए। अरे काकी, क्या हुआ? तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो? वीरू ने घबरा कर पूछा। भोला ने भी चिंतित स्वर में कहा, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? बताओ ना, कौन चला गया? जानकी ने गहरी सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए भर्राई हुई आवाज में बोली, बेटा, हमारे जमींदार साहब, उन्होंने जंगल में बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। क्या? वीरू और भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई।
जान दे दी, लेकिन क्यों? वीरू ने कांपती आवाज में पूछा। जानकी ने सिसकते हुए कहा, उनके घर में चोरी हो गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। इस सदमे को वे बर्दाश्त नहीं कर सके और खुद को खत्म कर लिया। जानकी फिर से जोर जोर से रोने लगी। भोला ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। जमींदार साहब ने तो अभी नाती पोतों का मुंह भी नहीं देखा था। वीरू की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब ना जाने क्या होगा। जानकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कीड़े पड़े उन चोरों में। देखना, जमींदार साहब की आत्मा उन्हें कभी शांति से नहीं जीने देगी। भोला और वीरू एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक अजीब सा डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कहा कि चोरों को तो उनकी सजा मिलेगी ही, लेकिन तुम रो रो कर क्यों परेशान हो रही हो? वीरू ने बात बदलने की कोशिश की। ठीक है, मैं अब अंदर जाती हूँ, पर भगवान उन चोरों को कभी माफ नहीं करेगा। जानकी सिर झुकाकर धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसने खिड़की से झांककर वीरू और भोला की ओर देखा। वे दोनों अब एक दूसरे से कुछ फुसफुसाना शुरू कर दिया। वीरू ने घबराकर कहा, भोला, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अगर सच में जमींदार की आत्मा हमें सजा देने आ गई तो? भोला भी परेशान था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे चुप कर, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। हमें अपना असली काम याद रखना होगा। खजाना बस रात होने दो, फिर हम जंगल जाएंगे और बुढ़िया का सोना निकाल लेंगे। वीरू ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिख रही थी। जानकी ने उनकी बातें सुन ली और मन ही मन मुस्कुराई। बस यही तो चाहिए था। अब देखते हैं जब ये जंगल पहुंचेंगे तो इनका क्या हाल होता है। जानकी ने अपने भाई को सारी बात बताई और एक योजना बनाई। अब बस रात होने का इंतजार था। आधी रात का सन्नाटा था। जंगल में सिवाय झिंगुर की आवाज के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वीरू और भोला अपनी झोली में फावड़ा और कुदाल डालकर दबे पांव जंगल की ओर बढ़े। उनके मन में लालच और डर दोनों उमड़ रहे थे। पीछे पीछे जानकी भी सावधानी से चल रही थी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, मानो वह शिकार को जाल में फंसते देख रही हो। बरगद के पास पहुंचते ही वीरू ने चारों तरफ देखा और भोला से बोला, अरे भोला, देख ऊपर देख। भोला ने ऊपर देखा तो वह भी चौंक गया। अरे ये रस्सी देख, कहीं ये वही तो नहीं जहाँ जमींदार ने फांसी लगाई थी। वीरू घबराकर पीछे हटा। बुढ़िया ने भी यही बताया था, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। भोला ने वीरू को झिड़का कि अब आत्मा आभूषण लेकर क्या करेगी, तू कुछ मत ध्यान दे और खोदना शुरू कर, कहीं कोई आ ना जाए। वीरू ने पसीना पोंछा और कांपते हाथों से कुदाल उठाई और मिट्टी खोदने लगा। रात घनी हो चली थी। चांद बादलों के पीछे छिपता तो अंधेरा और गहरा हो जाता। वीरू और भोला पुराने बरगद के पास खुदाई करने में लगे थे। अचानक हवा की एक तेज लहर उठी, मानो किसी ने प्रकृति को जगा दिया। बरगद के सूखे पत्ते सरसराने लगे, शाखाएं भयावह रूप से हिलने लगी और पेड़ पर बंधा एक पुराना फंदा झूलने लगा। तभी हवा में एक गूंजती हुई गहरी और डरावनी आवाज आई, खजाना लेने आए हो तुम लोग? वीरू और भोला के हाथ कांपने लगे। उन्होंने एक दूसरे की ओर घबराई हुई निगाहों से देखा। कौन? भोला की आवाज कांप उठी। मेरा खजाना लौटाओ। आवाज फिर गूंजी। इस बार तेज वीरू ने कांपते हुए कहा, हम नहीं जानते किसी खजाने के बारे में।
झूठ, तुम दोनों की वजह से मेरी जान गई, मेरा सब कुछ लूट गया। अब कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता। पेड़ के तने पर एक काली छाया उभरने लगी। धीरे धीरे वे बड़ा आकार लेने लगी। धुंधली, डरावनी, लाल जलती आंखों वाली एक भूतिया आकृति वहां आने लगी। वह हवा में तैरती हुई नीचे उतरी और उसका चेहरा साफ होते ही वीरू और भोला चौंक उठे। जमींदार साहब, तुम्हारा खजाना। पर वे तो भोला की आवाज घुटने लगी। पत्थर बन गया था वह। भूत ने गुस्से से चीख कर उनकी बात काटी। झूठ मत बोलो, तुम दोनों चोर हो, मेरे खजाने के गुनहगार हो। अचानक जमीन हिलने लगी और वीरू और भोला संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। डर से उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे कहने लगे, हमें छोड़ दो, हम बेगुनाह हैं। वीरू रोते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता आपका खजाना कहाँ है। भोला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। भूत ने ठंडी ठंडी हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। उसकी आवाज के साथ ही बरगद की जड़ें हिलने लगी। पेड़ से धुएं की तरफ कुछ काला सा निकलने लगा और वीरू भोला ने देखा कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। भय से कांपते हुए वीरू और भोला जमीन पर गिरे पड़े थे। उनकी सांसें तेज हो रही थी। आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। जमींदार के भूत की जलती हुई आंखें उन्हें घूर रही थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी खुलने लगी, जैसे मौत उनके बहुत करीब आ गई हो। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने इस भयावह माहौल को तोड़ा। वीरू बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा खजाना लेने आए हो? वीरू और भोला ने चौंक कर देखा। जानकी काकी उनके सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। भोला हकलाकर बोला, काकी बचा लो हमें, हमें बचा लो। जानकी ने बोहे चढ़ाई और गंभीर स्वर में पूछा, बचाऊं? लेकिन किससे? जमींदार के भूत से। वे हमें मारना चाहता है। वीरू की आवाज कांप रही थी। जानकी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, जमींदार, लेकिन वे तो मर चुका है, उसका भूत भला क्यों तुम्हें मारना चाहेगा? वीरू और भोला की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि 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 हमने ही उसके यहाँ चोरी की थी। जानकी की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। वे गंभीर हो गई। तुमने तुमने चोरी की थी वहां पर? मैं समझी थी कि तुम दोनों भले इंसान हो, लेकिन तुम तो। भोला रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। नहीं काकी, हम बहुत बुरे हैं। हमने लालच में आकर ये पाप किया, लेकिन हम सच में बदलना चाहते हैं। हमें बचा लो। हम आज के बाद कभी कोई चोरी नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। वीरू ने भी हाथ जोड़ लिए। हाँ काकी, हम सुधर जाएंगे, हम ये सब छोड़ देंगे, हमें एक मौका दो। जानकी ने गहरी सांस ली और बरगद के झूलते फंदे की ओर देखा। फिर उन्होंने जमींदार के भूत की ओर मुड़कर कहा, जमींदार साहब, इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अब इन्हें छोड़ दीजिए। भूत की आंखें लाल टिमटिमाती उसने गहरी और ठंडी आवाज में कहा, छोड़ दूंगा, लेकिन सजा तो इन्हें मिलेगी। वीरू और भोला एक पल के लिए कांप गए, लेकिन फिर सिर झुकाकर बोले, हमें सजा मंजूर है। जानकी ने मुस्कुरा कर कहा, देखिए, ये अपने किए पर पछता रहे हैं। अब आप और बाकी आत्माएं भी यहाँ आ सकती हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक ठंडी हवा थम गई। बरगद का झूलता फंदा स्थिर हो गया। जमींदार के भूतों की आंखों में एक चमक उभरी और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। वीरू और भोला की आंखों में अब भी डर झलक रहा था, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि हवा अचानक शांत हो गई थी।
बरगद की शाखाएं अब डरावनी तरह से नहीं हिल रही थी। अंधेरे में से कई लोगों की आकृतियां उभरने लगी। गांव के लोग टहलते हुए वहां आ रहे थे। रामलाल काका, पंडित जी, श्यामू और कई औरतें, मर्द, बच्चे उनके पास खड़े थे। जमींदार साहब, वीरू और भोला की आंखें फटी रह गई। वे हक्का बक्का रह गए। जमींदार साहब, वीरू ने घबरा कर कहा, आप जिंदा हैं? तभी जानकी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर वीरू और भोला और भी ज्यादा घबरा गए। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मूर्खों, ये सब एक योजना थी, तुम लोगों से सच उगलवाने के लिए कि तुमने ही चोरी का पाप किया है। अब तो समझ में आ गया ना। वीरू और भोला एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी जमींदार साहब ने आगे बढ़कर कहा, जानकी बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मेरी ये संपत्ति ये चोर लुटेरे ही लूट लेते। तुमने बहुत समझदारी से इन्हें बेनकाब किया है। जानकी हल्के से मुस्कुराई। अरे काका, बस कीजिए, ये सब मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर किया। चोरी किसी की भी हो, बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जमींदार साहब ने फिर पंचायत की ओर इशारा करते हुए कहा, और जहां तक इन चोरों की बात है, इन्हें पंचायत में इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वीरू और भोला के चेहरे पर पछतावे के आंसू छलक आए। उन्होंने सिर झुका लिया। गांव वालों ने जोर से जयकारा लगाया, जानकी बुआ की जय, जमींदार साहब की जय। गांव के लोग वीरू और भोला को पकड़कर पंचायत की ओर ले गए। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वे जानते थे अब उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उधर जमींदार साहब ने जानकी की ओर देखा। उनके चेहरे पर कृतज्ञता थी। उन्होंने एक भारी पोटली जानकी के हाथ में रखी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और बहुत सारा धन था। जानकी बेटी, तुमने मेरी संपत्ति को लुटने से बचाया। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। इसे मना मत करना। गांव के लोग आश्चर्य से देखने लगे। जानकी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, काका, मैंने जो किया वे सही और न्याय के लिए था, और वैसे भी ये सब आपकी मेहनत की कमाई है। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? जमींदार साहब ने हंसते हुए कहा, ये मेरी खुशी है। जानकी, तुमने जो किया उसके लिए ये इनाम भी कम है। इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। जानकी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक वह और अपने मायके में रही। फिर सबसे विदा लेकर अपने कपड़ों की गठरी और जमींदार साहब की दी हुई पोटली संभालते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही जानकी अपने घर पहुंची और दरवाज़ा खोला, भीतर की सुकून भरी हवा ने उसका स्वागत किया। वह मुस्कुराई और चैन की सांस ली। आज सब कुछ बदल चुका था। तभी बाहर से कमला दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। वाह काकी, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। अगर पहले ही मायके चली जाती तो अच्छा होता, कमला ने हंसते हुए कहा। जानकी मुस्कुराई और प्यार से कमला के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, जो कुछ भी होता है वे अपने सही समय पर होता है। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। कमला ने सिर हिलाया। हाँ काकी, आप सही कहते हो। सच में ईमानदारी का फल मीठा ही होता है। जानकी ने हंसते हुए कहा, अब बहुत बातें हो गई, चल अंदर आ, मैं तेरे लिए मीठा बना कर लाती हूँ। कमला खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों हंसते मुस्कुराते घर के भीतर चली गई। उस दिन के बाद से जानकी का जीवन खुशी और शांति से बीतने लगा। उसने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी से
ना केवल अपनी जिंदगी संवार ली बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक सीख देने वाली याद बन चुका था। सच और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।